आज हम न्यू टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। रिलेटेड वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से है, जिसमें हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि एक यूनिट बनाने में हमारा खर्चा आना कितना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। कंपनी बाद में जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाती है तो इस बात को कैलकुलेट करना पसंद करेगी और फीडबैक लेना पसंद करेगी कि खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ है। एक तो ये, दूसरा जिम्मेदार भी पकड़ने चाहिए कि किसकी वजह से, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो किसकी वजह से, अगर कोई बुरा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो जिसने अच्छा किया उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसको प्रमोशंस मिलने चाहिए, उसको और ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, और जिन लोगों ने नुकसान किया है, इनएफिशिएंसी दिखाई है, नाअहली की है, उनको अकॉर्डिंगली पेनलाइज करना चाहिए। इस टॉपिक को हम नाम देते हैं वेरिएंस एनालिसिस। इसमें बुनियादी तौर पे हमें ख्याल करना है कंट्रोलेबिलिटी का। कंट्रोलेबिलिटी का मकसद that we must not hold accountable someone who is not responsible for something। अगर मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मुझे उस पर सुनानी भी नहीं चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी मतलब मेरे हाथ में जो कुछ है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप मुझे बोले, 100 बार बोले, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, उसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आप फिर भी मुझे कहेंगे तो मैं उसको ऑन नहीं करूंगा। मैं आपकी बात को एज इट इज तस्लीम नहीं करूंगा कि वाकई में आप मुझे कुछ सही समझा रहे हैं। बैट्समैन अगर अच्छी बैटिंग करता है, अपना स्ट्राइक रेट भी सही संभालता है, स्कोर भी सही करके आता है, लेकिन टीम हार जाती है मिसफील्डिंग की वजह से, बॉलिंग की वजह से, और मैं अगर उस बैट्समैन को भी उस टीम में खड़ा होकर सुनाने शुरू कर दूं तो वो मेरा लेक्चर बिल्कुल भी नहीं सुनना पसंद करेगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि बाकी 10 लोगों की या इन 4 लोगों की नाअहली है, जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, जिन्होंने थ्रोज गलत किए, जिन्होंने बॉल्स बना बना के दी। लिहाजा बाकी 5 लोगों को या 7 लोगों को अगर आपने खड़ा करके सबको एक साथ सुनाने शुरू कर दी तो वो 7 लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात। कंट्रोलेबिलिटी में इस बात का आपने ख्याल करना है कि किसी को उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है। एक तो ओवरऑल डैमेज हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, और यह देखेंगे कि इसका असल जिम्मेदार कौन हो सकता है। क्लियर हुई बात? मिसाल, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल का खर्चा कितना आएगा यह डिपेंडेंट किन चीजों पे है। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 2 फैक्टर्स रखे जाते हैं टू डिटरमिन द कॉस्ट पर यूनिट। क्या क्या? पहला कि एक यूनिट में मटेरियल लगाया कितना जाएगा, दूसरा कि 1 किलोग्राम खरीदा कितने का जाएगा। ऐसा ही होता है। तो हम 2 स्टैंडर्ड्स पहले बता चुके हैं। क्या? दैट इज स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट, दूसरा स्टैंडर्ड
रेट पर केजी, और ये आता है हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कितना इस्तेमाल करना है, यह जिम्मेदारी किसी और की है, और मटेरियल खरीदना कितने में है, यह जिम्मेदारी किसी और की है। मिसाल, एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगाना है, अगर आपने जाया किया, वेस्टेज नॉर्मल से ज्यादा की, भर भर के आप मटेरियल डालते गए, क्वालिटी का ख्याल नहीं किया गया, लेबर का ख्याल नहीं किया गया, वो जाया किए गए, आपने जाया करने दिया, जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी होती है फैक्ट्री मैनेजर की, या फिर हम उसको कह रहे हैं एज प्रोडक्शन मैनेजर। जो कारखाने पे काम कर रहा है, जो सुपरवाइज कर रहा है, जो पूरी प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, उसने देखना है कि कोई बंदा फारिग तो नहीं बैठा हुआ, सुस्ती के साथ काम तो नहीं कर रहा, मटेरियल को मिसहैंडल तो नहीं कर रहा, ठीक है, और प्रॉपर क्वालिटी का ख्याल कर रहा है या नहीं कर रहा, यह उसकी जिम्मेदारी थी। और अगर मटेरियल स्टैंडर्ड से ज्यादा लगाया गया तो सुनाई किसको जाएगी? प्रोडक्शन मैनेजर को। तो जितना एक यूनिट बनने में हमारा खर्चा आना चाहिए था, और जितना एक यूनिट बनाने में हमारा खर्चा आया है, इस डिफरेंस के पीछे हाथ यूजेज का हो सकता है। मिसाल, मैंने यूजेज के अंदर 10% नॉर्मल लॉस का मार्जिन रखा था। मैंने यह रखा था कि जितना भी मटेरियल लगाया जाएगा उसका 10% जाया हो जाएगा, बाकी 90% यूनिट में लग जाएगा। एक यूनिट के ऊपर मैंने आपको 4 किलोग्राम का अलाउ किया था, और देखो हमारी बात हुई थी, अगर ये स्टैंडर्ड्स टॉप डाउन हुए, समझना, सीनियर मैनेजर ने डिसाइड किया और आपके ऊपर थोप दिया, इंपोज कर दिया कि 4 केजी से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। वो कहता सर मेरी बात तो सुने, हमारी मशीन का नॉर्मल वेस्टेज 20% है, लेकिन मैं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे 10% वेस्टेज चाहिए। और कल को अगर वेस्टेज 10% से ज्यादा हुई है तो आप इसकी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज आपके नजदीक जो टारगेट दिया गया था वही गलत है। कि मैं अगर T20 में कह दूं कि भाई 300 रन बना के आने, तो प्लेयर हंसेंगे, ये कौन सा टारगेट है, कोई ओडीआई खेल रहे हैं 50 ओवर का, 20 ओवर में कहां से बनेंगे, तो वो ऑन नहीं करेंगे। अगर आपकी तरफ से दिया गया टारगेट, आपकी तरफ से दिया गया स्टैंडर्ड ही मिसफिट है, ही अनफेयर है, तो कभी भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट सही नहीं किया जाएगा। पहली, दिस शुड बी नेगोशिएटेड, लेकिन हम दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। आप अपनी जिंदगी आसान करने के लिए आसान से आसान टारगेट देना पसंद करोगे, और मैं आपकी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश करूंगा। मैं नुकसान में खुश नहीं हूं, और आप कहें कि मेक माई लाइफ इजी, मुझे आप 25-30% वेस्टेज अलाउ कर दें, जितना भी होगा मैं फायदे में ही जाऊंगा। लेकिन एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें सीनियर बजट सेटर बजट बनाता है, और जो लेबर या जो सुपरवाइजर्स या जो मैनेजर्स जिन्होंने इनको इंप्लीमेंट करवाना होता है, उनके ऊपर इंपोज कर दिया जाता है, उनके ऊपर थोप दिया जाता है। यह स्ट्रेटेजी डीमोटिवेटिंग है। दूसरा होता है बॉटम अप। बॉटम अप ऐसा नहीं जो आप बोलोगे मैं मान लूंगा, लेकिन दैट वुड बी अ नेगोशिएशन। मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मुताबिक नुकसान कितना होना चाहिए। आप बोलेंगे सर हो जाता है 18-20% हो जाता है। मैं कहा चलो एक काम करो, उसको 15 पे लेके आओ। आप बोलेंगे सर 15 मुश्किल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तुम मेहनत करो। आप अच्छा चलो ठीक है सर, नेगोशिएट। अब आपने इस टारगेट को खुद मेरे साथ बैठ के सेट किया है, तो अगर हमने आपस में डिस्कस करके 10% जो कि रियलिस्टिक था, जो कि स्टैंडर्ड रियलिस्टिक था, हो सकता था,
मैंने आपको टारगेट दिया और टारगेट को मैंने ग्रॉसअप करके आपको 4 केजी पर यूनिट अलाउ कर दिए। 4 केजी में से 10% जाया होने थे, बाकी 3.6 केजी यूनिट के अंदर लगने थे और हर केजी खरीदा जाना था बिल फर्स्ट 100 रुपए का, तो पर यूनिट मेरी कॉस्ट आनी चाहिए थी 400 रुपए। लेकिन अगर मेरी कॉस्ट 400 रुपए से ज्यादा आई है, वजह नंबर 1 ये हो सकती है कि आपने 4 केजी नहीं लगाया, आपने ज्यादा लगा दिया। और पकड़ूंगा किसको? प्रोडक्शन मैनेजर को। लेकिन अगर आपने तो 4 ही एग्री किया था, 4 ही लगाए हैं, बड़ा रिजिड आपने रखा और बड़ा स्ट्रिक्टली आपने लेबर को काम करवाया, मशीन्स का ख्याल किया और आपने मटेरियल को वेस्ट नहीं होने दिया, उतना ही वेस्ट हुआ जितना कि आपने सोचा था। लेकिन पता चलता है कि जो 100 रुपए में आने वाला किलोग्राम था वो कोई 115 रुपए में खरीदा गया है, और मैं अगर आपको गिरोहान से पकड़ूं, आप सॉरी बोलेंगे? आपने क्या होगा, मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैंने खरीदा है क्या? ऑब्वियसली आप ऑन नहीं करेंगे इस टारगेट को। तो गलती किसकी होगी? अगर उसको महंगा खरीदा गया है, खरीदने की जिम्मेदारी किसकी? परचेसिंग डिपार्टमेंट की, जिसको हम कह रहे हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर या परचेसिंग मैनेजर। ठीक है, मुमकिन है कि अगर जितना खर्चा आना चाहिए था वर्सेस जितना खर्चा आया है, इसमें दोनों की नाअहली हो सकती है, एक की नाअहली हो सकती है, एक की अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है या दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। अगर मैं दोनों को बिठा के शाबाशी दे दूं, मिसाल वो तो 100 रुपए वाली चीज 110 में लाया था, लेकिन मैंने वेस्टेज 0% कर दी, मैंने एक भी ग्राम ज्यादा नहीं होने दिया, और हम दोनों को अगर मिला के तालियां बजाई जाए, वाह 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 क्या तो काम कर दिया, मुझे फील तो होगा ना कि अगर ये 100 रुपए में लाता था बचत और ज्यादा हो जाती, इसने मरवाया उल्टा, इसके लिए तालियां बज रही हैं। व्हाई वुडंट यू फील इट? कंट्रोलेबिलिटी, कि भाई जो मैंने किया उसकी शाबाशी मुझे मिलनी चाहिए, और जो मेरे अख्तियार में नहीं उसके लिए मुझे कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराना। हमें कंट्रोलेबिलिटी का ख्याल करना है। इतना बात समझ में आ गया? अब दूसरी बात पे आता है। एक होती है बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन में मिसाल हमने यह सोचा था कि आइंदा आने वाले महीने में, यानी अक्टूबर की शुरुआत में हमने सोचा था कि अक्टूबर के महीने में हम 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे। कब सोचा था ये? अक्टूबर शुरू होने से पहले। और प्रोडक्ट एक्स के हर एक यूनिट पे 4 किलोग्राम मटेरियल अलाउ कर रहा हूं मैं आपको, उसे ज्यादा नहीं लगाना, ख्याल करना। अगर एक यूनिट पे 4 किलो लगने चाहिए थे तो 15,000 किलो बनने पर 7,000 केजी लगने चाहिए थे। तो यह हो गया बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड यूजेज। अक्टूबर जब खत्म हुआ है तो पता मुझे यह चला है कि 62,000 किलोग्राम इस्तेमाल किए गए हैं। व्हाट इज दिस 62,000? दिस इज एक्चुअल। लगने कितने चाहिए थे? 60,000। और इस्तेमाल कितने किए गए हैं? 62,000। मेरा मीटर शॉर्ट हो गया 2,000 केजी देख के, और 100 रुपए का 1 केजी है, 2,000 ज्यादा लगा दिया, मैंने तो 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। लेकिन पता यह चलता है कि अक्टूबर के महीने में 18,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाए गए हैं। क्या मेरा टेम्पर शॉर्ट होना मुनासिब है, जायज है? क्यों नहीं भाई? 60,000 केजी की बात हुई थी हमारी, और आपने 62,000 केजी लगाए हैं। देख सकते हो इस बात को? 2,000 केजी ज्यादा लगाए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। हम बोलेंगे सर एक बात सुने, 60,000 केजी लगने चाहिए थे 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए,
हमने बनाए हैं 18,000। तो 18,000 यूनिट्स पे कितने किलोग्राम लगने चाहिए थे? 72,000। ठीक है। अच्छा, इस 72,000 में एक ख्वाब है, एक हकीकत है। हकीकत यह है कि 18,000 केजी बनाए गए हैं। ख्वाब यह है कि एक यूनिट पे 4 केजी लगने चाहिए थे। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मकसद एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड यूजेज। तो जब मैंने ये कहा कि 15,000 यूनिट्स बनने चाहिए थे, ख्वाब हर यूनिट पे 4 केजी लगने चाहिए थे, ख्वाब 60,000 केजी लगने चाहिए थे, ख्वाब ही ख्वाब। लेकिन अगर लेट्स से मैं डेटा को चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि हमने दर हकीकत 15,800 यूनिट्स बनाए हैं, हमने दर हकीकत 15,800 यूनिट्स बनाए हैं, तो 15,800 यूनिट्स क्या हैं? ये एक्चुअल है, ऐसा किया है हमने। 15,800 यूनिट्स बनाए हैं और हर यूनिट पे कितने केजी लगने चाहिए थे? 4 केजी लगने चाहिए थे, ये ख्वाब है। लेकिन 15,800 यूनिट्स बने हैं, ये हकीकत है। तो एक ख्वाब एक हकीकत, कितने केजी लगने चाहिए थे? 63,000। और तीसरा होता है एक्चुअल। ये हमेशा गिवन होगा, पर अब तो ये बेशक कहते हैं कि एक्चुअल यूनिट्स कितने बने हैं और पर यूनिट एक्चुअल कितना लगाया गया है, लेकिन एग्जामिनर इस चक्कर में जाएगा ही नहीं। वो आपको बताएगा कि टोटल 15,800 यूनिट्स बनाने के लिए 62,000 केजी लगाए गए हैं। ये क्या हो गया? एक्चुअल यूजेज। इसमें हकीकत ही हकीकत है कि 15,800 यूनिट्स बनाने के पीछे 62,000 केजी लगाए गए हैं। चीजें क्लियर है? बजट, इसको कहा जाएगा बजट, इसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड और इसको कहा जाएगा एक्चुअल। आपको मुनासिब क्या लगता है? कंपैरिजन किन दो की होनी चाहिए? बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर करना चाहिए या स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना चाहिए? फेयर क्या है? स्टैंडर्ड को। ध्यान दीजिएगा, बजटेड में आप एक डेटा गलत ले रहे हैं। आप 15,000 यूनिट्स पे लगने वाले किलोग्राम्स को 15,800 किलोग्राम्स पे लगने वाले यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं, नाजायज ही है। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई थी कि 50 ओवर में 250 रन बनाने थे, 40 ओवर में बारिश हो गई, स्कोर बना 215, तो 250 रन ख्वाब था मेरा अगर 50 ओवर चलते तो, लेकिन दर हकीकत चले ही 40 ओवर हैं। तो 40 ओवर में कितना स्कोर बनना चाहिए था? रन रेट के हिसाब से 5 पर ओवर के हिसाब से 200 का स्कोर बनना चाहिए था और 215 बना है। कंपैरिजन must always be fair. Comparison must always be like with like. अगर आप दो गलत चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, जिस तरह मैंने कभी आपको बताया था कि अगर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स का पेपर देगा और प्री मेडिकल का स्टूडेंट जूलॉजी एंड बॉटनी का पेपर देगा, लेट्स से उसके नंबर ऑफ पेपर 7 है और उसके नंबर ऑफ पेपर 8 है और हर पेपर के 100 मार्क्स हैं, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट में सिक्योर है 700, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, एंड इंटर का स्टूडेंट सॉरी प्री मेडिकल का स्टूडेंट 800 मार्क्स ले सकता है, तो दोनों के एक्चुअल स्कोर को आपस में कंपेयर तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि उसकी रेस लंबी थी, वो 100 मार्क्स ज्यादा अटेंड कर रहा था, उसके प्रैक्टिकल्स भी ज्यादा हैं। तो हम ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं। फिर
चीजों को लाइट विथ लाइट करना जरूरी होता है। अगर चीजों में फेयरनेस नहीं होगी, जिसमें हम हमेशा कहते हैं ना, देखो गेम में हार जीत बर्दाश्त है, नाजायजी बर्दाश्त नहीं, चीटिंग बर्दाश्त नहीं। हार गया कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अनफेयर करोगे, चीटिंग करोगे, गेम नहीं खेलूंगा। कंपैरिजन में, वैरियंस एनालिसिस में नुकसान हो जाए फायदा हो जाए, मुंह दे जाएंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन गलत करोगे तो एम्प्लॉय कभी भी ऑन नहीं करेगा इस चीज को। इजी विद दिस? अच्छा, अब इस कंपैरिजन में हम फर्दर मूव करते हैं। स्टैंडर्ड का मकसद समझना। स्टैंडर्ड का मकसद व्हाट should have actual activity level cost or used, कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का खर्चा या यूजेज ऑफ रिसोर्स इन केजीज या इन लेबर आवर्स कितना होना चाहिए था, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक हो गया? कहानी क्या आती है, मैंने बजट दिया था कि 15,000 यूनिट्स ऑफ एक्स बनाए जाएंगे, ये बजट था। ये अक्टूबर शुरू होने से पहले की बात थी। एक्चुअल प्रोडक्शन 15,800 यूनिट्स की हुई है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट में लिखा हुआ था कि एक यूनिट के ऊपर 4 किलोग्राम लगाए जाएंगे और हर 1 किलोग्राम 100 रुपए का खरीदा जाएगा। यूं एक यूनिट के पीछे 400 रुपए का मटेरियल खर्च होना चाहिए था। जबकि अक्टूबर खत्म हुआ और पता ही चलता है कि हमने 62,400 किलोग्राम्स इस्तेमाल किए हैं। पता ही चलता है कि हमने 62,400 किलोग्राम्स यूज किए हैं। इसका खर्चा कितना बनेगा अगर 62,400 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 62,04,000 6 मिलियन। सही है। लेट्स से पता चलता है कि एक्चुअल खर्चा उल्टा 6,260,000 आया। आना 40,000 चाहिए था। लेट्स से इसने 100 रुपए से महंगा खरीद दिया। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मैं कंपनी का टोटल डैमेज कैलकुलेट करूंगा, प्रोडक्शन मैनेजर की भी उसमें शामिल, प्रोक्योरमेंट मैनेजर की भी उसमें शामिल। इस पूरे सिलसिले में आप 15,000 को तो सोचो ही ना, क्योंकि आप बातें कर रहे थे कि 15,000 यूनिट्स बनाए जाएंगे, नहीं बनाए गए ना, 15,800 बनाए गए ना। तो अब की बात करो, बजट को कंपेयर करना अनफेयर है। ठीक हो गया? इस केस में अगर आप कहते हैं कि सर 15,000 यूनिट्स पे इतना मटेरियल लगना चाहिए, तुमने उतना लगा दिया, मैं मानूंगा कि मेरी गलती है। मैं बोलूंगा बात क्या कर रहे हो, 15,800 बनाए गए उनकी बात करो ना, 15,000 कहां है? क्लियर?
अगर मैं कम प्रोड्यूस कर लेता, बात होती थी 15,000 यूनिट्स की, मैं बनाता 14,000 यूनिट्स, फिर करते कंपैरिजन में भी देखता, जाहिर सी बात है मेरा मटेरियल कितना भी नुकसान करता फायदे में ही जाता, क्योंकि बनाई 14,000 यूनिट्स है। कहीं भी बजटेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल से कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। मानते हैं इस बात को? किसी को कोई अगर कंफ्यूजन है कि क्यों नहीं कर सकते, कोई आर्ग्यू करना चाहे तो कर सकता है। इजी 15,000 की बात छोड़ दें भाई, 50 आवर जब चले नहीं तो 50 आवर की बात ही क्यों कर रहे हो? हाँ, ये जरूर हम देख सकते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड मतलब ख्वाब और हकीकत मिला के। आपने एक्चुअली यूनिट्स बनाए कितने हैं? 15,800 मल्टीप्लाइड बाय हर यूनिट पे खर्चा कितना आना चाहिए था। देखिए इस चीज को जरूर समझिएगा, भाई ये यूनिट्स हैं तो मैं इसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। गलत होगा कि मैं इसको पर केजी से मल्टीप्लाई करूं, या आप इसको पहले केजीज में कैलकुलेट कर लो, मैं पर केजी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। आप 15,800 को मल्टीप्लाई कर दें 4 केजी से तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ किलोग्राम्स। अब मैं इसको रेट पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अब सेंस बनता है। लेकिन अगर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं यूनिट्स को पर केजी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स सेंस ही नहीं बन रहा ना। एग्जामिनर अगर आपको दोबारा दावत देता है आने की तो गलत तो वो भी नहीं करा, ठीक है, खाना प्रॉपर नहीं खा के आए, दोबारा बुला रहा है कि सही से दावत कबूल करो हमारी। तो 15,800 यूनिट्स है और 400 रुपए का एक यूनिट है। तो 15,800 यूनिट्स बनाने के पीछे हमारा खर्चा कितना आना चाहिए था? वापस बोलो। सही लिखा मैंने? बट did actually cost 62,60,000। फायदा हुआ नुकसान हुआ? कितना? 60,000 का फायदा। This F is not for फायदा, this is favorable। ठीक है, वेरिएंस को अगर आपके फायदे में आया तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल। अगर नुकसान में आया तो लिखेंगे एडवर्स। सही है, ये टर्म्स हमें नोट करने हैं, वेरिएंसेस में यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। अगर वेरिएंस फायदे में आया तो फेवरेबल, अगर वेरिएंस नुकसान में आया तो एडवर्स। ठीक हो गया। कंपनी को 60,000 रुपए का फायदा हुआ है। मैं प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोक्योरमेंट मैनेजर को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और दोनों में 30,000 रुपए का बोनस तकसीम करूंगा। सब तालियां बजाओ। क्या मैं सही करूंगा ऐसा? क्यों नहीं? 60,000 रुपए का फायदा नहीं हुआ? हुआ तो है, लेकिन आप बोले देखे तो सही किया किसने। अब मैं इस टोटल वेरिएंस को तोड़ के देखता हूं कि प्रोडक्शन मैनेजर की क्या जिम्मेदारी थी और प्रोक्योरमेंट मैनेजर की क्या जिम्मेदारी थी। मेरी बात समझ रहे? थोड़ा ध्यान से। हाँ, ये हो गया हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके अंदर हमने यूजेज और रेट दोनों को मिक्स कर दिया। जब मैंने 400 रुपए लिख दिया तो 400 में 4 केजी लगने चाहिए थे और 100 रुपए का केजी आने चाहिए था। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, जबकि मुझे इस बात को अलग अलग करके देखना चाहिए था कि 4 केजी लगने चाहिए थे और लगाए कितने गए हैं? 100 रुपए में 1 केजी खरीदना चाहिए था और खरीदा कितने का गया है? तो क्लियर हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आखिर सही किसने किया, गलत किसने किया। अगर दोनों की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, बजवा दूंगा तालियां सबके लिए, दे दूंगा 30,000 रुपए बांट के दोनों को। लेकिन
अगर कोई ब्लैक शीप है तो छुपनी तो नहीं चाहिए। मिसाल, मैं इसको तोड़ता हूं एज मटीरियल यूजेज वेरिएंस। मटीरियल यूजेज वेरिएंस सेंस इस्तेमाल करते हैं। 15,800 यूनिट्स जो बनाए गए हैं, ऐसा 15,800 यूनिट्स जो बनाए गए हैं, इनको बनाने में मटेरियल इस्तेमाल होना कितना चाहिए था? 63,200। 100 रुपए का था, उसको आप छोड़ें, 100 रुपए मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है? 100 रुपए मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आप मुझे अगर ये कैलकुलेट करवाते हैं कि स्टैंडर्ड यूजेज कितना होना चाहिए था, ठीक है? मैंने स्टैंडर्ड का आपको ऊपर मकसद क्या बताया? व्हाट शुड हैव एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कॉस्ट और यूज्ड। यहां पे मेरा वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड यूजेज है, तो मैं लिखूंगा कि कितना इस्तेमाल होना चाहिए था। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है 15,800 यूनिट्स, और मुझे अलाउ किया गया था कि हर यूनिट के ऊपर मैं 4 kg इस्तेमाल कर सकता हूं। उस हिसाब से इस्तेमाल होने चाहिए थे 63,200 kgs, but I actually used, एक्चुअल यूजेज कितना हुआ है? 62,400। बताओ मैंने नुकसान ज्यादा कर लिया या कम? मैंने 10% से कम नुकसान किया ना, जो आपने मुझे अलाउ किया था, ठीक है? या जो भी आपने देखो मुझे 4 kgs का मार्जिन दिया था। हां, आप नेक टू नेक नहीं चलना, मतलब आप मुझे बिल्कुल ही अलाउंस ना दो, थोड़ी नुकसान की गुंजाइश ना दो, आप मेरे साथ नाजायजी कर रहे हो। तो आपने मुझे जितना लॉस अलाउ किया था नॉर्मल, कि इतना चले मैं आपको छोड़ रहा हूं, अगर इतना लॉस होना मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैंने उससे कम कर लिया, ठीक हो गया? कितना फायदा करवाया मैंने आपको? 800 kgs का, ओके? लेकिन वेरिएंस इज अ फाइनेंशियल मेजर। पहला दिन याद करो, मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जिसको करेंसी में मेजर किया जाए। तो 800 kg रुपए तो नहीं है ना। वेरिएंस क्या है? एक फाइनेंशियल मेजर है, इसको रुपयों में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मैनेजर को इतना तो पता था ना कि 100 रुपए का किलो है, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड में शामिल था। तो मैनेजर ने जब देखा यार 100 रुपए का किलो है, नुकसान करूंगा, कंपनी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर यही मिसाल 2 रुपए का किलो होता और मैनेजर ज्यादा लगा लेता, वो कहता खैर 2 रुपए का तो है, फजूल में क्वालिटी क्यों खराब करूं, मैंने ज्यादा लगा दिया, इतना ज्यादा नुकसान थोड़ी है। और कल को पता चले कि मैनेजर वो 2 रुपए वाली चीज 40 रुपए की लेके आया है। सरकारी इदारों में तो होता है ऐसा। स्कूल की बेंच का चल रहा था ना कुछ अर्सा पहले, एक मसला, सही है, कोई एक बेंच थी 18,000 पता नहीं कितने के हिसाब से ली गई थी। अच्छा, अब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि मुझे पता था खैर 2 रुपए का तो है, और बाद में पता चलता कि मैनेजर साहब जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो 40 रुपए के हिसाब से लेके आए। मैं परेशान हो जाता हूं, अरे पता होता 40 रुपए का तो नहीं लगा था, लेकिन 40 रुपए का खरीदा गया, इसमें मेरा मसला तो नहीं है ना। 2 रुपए के ऊपर मैं आपको जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूं, जो मुझे आपने पहले बताया था, लेकिन एक्चुअली ये महंगा खरीदा गया है या सस्ता खरीदा गया है, भाई ये उसका मसला है। क्लियर हो गया? 800 kg कितने के हैं? अगर 1 kg 100 रुपए का है, ओके, 80,000 रुपए का फायदा है, नुकसान है? फेवरेबल, ठीक है, 80,000 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए तालियां बजवाई जा सकती हैं, लेकिन कंपनी को ओवरऑल फायदा कितना हुआ है? तो ऐसा कैसे मुमकिन है जब इसने फायदा 80,000 किया है, टोटली 60,000 हुआ है? तो हम बोलेंगे दूसरा साइड भी तो देखें। जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है उसने क्या किया है?
अच्छा, प्रोक्योरमेंट मैनेजर बोलेगा देखो इस्तेमाल ज्यादा हुआ है या कम हुआ है वो उससे मेरा मसला नहीं है, मुझे जो रिक्विजिशन दी गई, रिक्विजिशन क्या होता है कि फैक्ट्री से एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, परचेसिंग डिपार्टमेंट को, कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को इतने मटेरियल की जरूरत है, और ये विदाउट आस्किंग द क्वेश्चन इसने सप्लायर से बात करके निगोशिएट करके चीज अवेलेबल करनी होती है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि आपने एक्चुअली कितने केजीज खरीदे हैं। हम निकालते हैं मटेरियल रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस। एक ख्वाब एक हकीकत, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड यूजेज नहीं है, अब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मकसद व्हाट शुड हैव एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कॉस्ट। एक्चुअली आपने कितने केजीज मंगवाए हैं? ठीक है भाई, मुझे जितनी रिक्विजिशन आई मैंने उतने मंगवाए, तो मैं नेगोशिएट भी उस हिसाब से कर सकता था ना। 62,400 केजी खरीदे गए हैं, यह हकीकत है। लेकिन जो हमारा तय हुआ था उस हिसाब से 1 केजी खरीदना कितने में चाहिए था? 100 रुपए के हिसाब से। 100 रुपए हकीकत नहीं है, 100 रुपए ख्वाब है। तो 62,400 केजी खरीदे गए हैं, ये तो हकीकत है, लेकिन हर 1 किलोग्राम 100 रुपए का आना चाहिए था, ये ख्वाब है। तो एक ख्वाब एक हकीकत के हिसाब से 62,400 केजी कितने में खरीदने चाहिए थे? 62 लाख 40,000 इतने में खरीदने चाहिए थे। बट एक्चुअल खर्चा कितना किया है भाई साहब ने? 62 लाख 60,000। बोलेंगे क्यों भाई? खर्चा आना चाहिए था 62-40 और तुमने करवाया 62-60, कोई कट है क्या? सप्लायर के साथ कोई कट है क्या? कमीशन है क्या कोई? मैं बोल सकता हूं, और उसने मेरा फायदा करवाया, नुकसान करवाया, कितना? 20,000 का। और ये क्या है? नुकसान है, इसको हम बोलेंगे एडवर्स। अब पता चल रहा है कि दोनों के लिए तालियां नहीं बजवानी चाहिए। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको आप 80,000 रुपए के ऊपर कमीशन दें, फायदा दें, बोनस दें, इंसेंटिव दें, मेक सेंस। लेकिन इसको दिल में आ रहा, वो दिल में रखना, इसके लिए तालियां नहीं बजवानी चाहिए। इसको हम एटलीस्ट इंसेंटिव्स नहीं देंगे, इसने हमारा नुकसान करवाया। सो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हम उसी को पकड़ेंगे। इजी हो गया, बात समझ में आ गई? ये बात याद रखेंगे कि बजटेड प्रोडक्शन पूरे सवाल में दे दी तो हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं करना। भाई 15,000 का खर्चा कितना आना चाहिए था, ये कहानी सुनाने की जरूरत ही क्या है? जब बनाए गए 15,800 हैं तो बात भी 15,800 यूनिट्स की जाएगी। ठीक है, तो एक हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो टोटल में निकालेगा, उस टोटल में यूजेज भी आ जाएगा, रेट भी आ जाएगा। लेकिन बाद में हम अलग अलग करके देखेंगे। ये आपसे मे भी थोड़ा मैथमेटिकली उलझाने की कोशिश करे। कॉमन सेंस की बात हो सकती है कि अगर मैंने आपको टोटल वेरिएंस दे दिया और दोनों में से कोई एक वेरिएंस दे दिया, ठीक है, कि फेवरेबल और एडवर्स है, तो तीसरा वेरिएंस आप एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी ये रिवर्स कैलकुलेशन में जा सकता है। मिसाल आपको ये बता दिया कि 60,000 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस है टोटल, और जो रेट वेरिएंस है वो 20,000 का एडवर्स है। तो हमने कैलकुलेट किया कि जो यूजेज वेरिएंस होगा वो 80,000 फेवरेबल होगा। रेट अगर उसका 100 रुपए पर किलोग्राम था तो किलोग्राम्स में कितना नुकसान किया या कितना फायदा किया गया होगा?
ठीक है, नॉर्मली करता नहीं है एग्जामिनर, लेकिन हम थोड़ी रिवर्स वर्किंग के हिसाब से भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखेंगे, लेकिन हमारा नॉर्मली आईकेप का एग्जामिनर ये हरकतें करता नहीं है। वो हमें सीधा डेटा दे देता है, हमें उसको कैलकुलेट करना होता है। अक्सर बच्चे इन वेरिएंसेस को फॉर्मूला के थ्रू रटने की कोशिश करते हैं। बुरा नहीं है, गलत नहीं है। मैं रट्टे की फेवर में हूं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रट्टे की फेवर में हूं। ये कौमी तरने वाला रटा नहीं होना चाहिए कि बचपन से गाते आ रहे हैं, आज तक मकसद नहीं पता। सही है, तो बस हमें सिर्फ पता है कि क्या बोलना है, और अगर भूल भी गए तो कैरी नहीं कर सकते आगे। अगर आप किसी एक लफ्ज पे रुक गए, क्योंकि मकसद नहीं पता। जिन चीजों का मकसद पता होता है, अगर उसमें हम रुक गए कहीं, तो हम कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करके अपना मैसेज कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कायदे को 14 नुक्तों की तरह रट्टा हुआ होगा, तो एक लफ्ज भी भूलेंगे ना, फिर आधा घंटा याद करेंगे, और यहां पे एक लफ्ज था वो याद नहीं आ रहा। ऑफकोर्स रट्टे में हम यहां फंसते हैं। तो वाला रट्टा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए कि मुझे रट्टा भी हुआ है, एट द सेम टाइम मुझे इसका मकसद भी पता है। जब मकसद पता होता है तो काम निकल जाता है, आगे चलता है। हटा दीजिए पिक्चर। नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एक यूनिट पे लेबर कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, इसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, याद है? तो जब हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, इसमें एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, कि एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट्स या कितने आवर्स लगने चाहिए। यू शुड बी वेरी इजी टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स एंड आवर्स इनटू मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स है, तो उसमें कंफ्यूजन होगी तो सिली मिस्टेक है, और इतनी चीज के लिए दावत आएगी तो फजूल में मीठा खाने जाना पड़ेगा, बाकी तो पेट भरा हुआ है। मुश्किल है, इतना सफर करके जाएंगे सिर्फ मीठा चखने के लिए। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनट्स को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ा आसान से होना चाहिए। होगा क्या, हमें एक तो पता होगा कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है। एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए, 1.5 घंटा लगना चाहिए, 45 मिनट लगने चाहिए, 15 मिनट लगने चाहिए, यह स्टैंडर्ड होता है। कुछ कंपनीज इसमें आइडल टाइम का मार्जिन रखती हैं। व्हाट इज आइडल टाइम, याद है ना? इनएफिशिएंट आवर्स, जिसमें लेबर काम तो नहीं करेगा लेकिन पैसे लेगा। अगर मैं अपनी मैनेजमेंट से एग्री करवाता हूं कि जितने आवर्स की पेमेंट होगी उसमें से 10% घंटे आइडल होंगे, डिफरेंस होगा बिटवीन आवर्स वर्क्ड एंड आवर्स पेड। पेमेंट ज्यादा घंटों की जाएगी और काम वो कम घंटे करेगा। जो डिफरेंस होगा मुफ्त घंटे, उनको हम कहेंगे आइडल टाइम। कुछ कंपनीज आइडल टाइम को इसमें अलाउ कर देती हैं, ठीक है। अगर अलाउड है तो दैट इज गुड। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितने मिनट्स या कितने घंटे लगने चाहिए, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? करेक्ट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। लेबर से काम निकलवाना किसका काम है? फैक्ट्री मैनेजर, सुपरवाइजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो उनके ऊपर डंडा लेके खड़ा होगा,
काम करो काम करो काम करो, वो अंगड़ाइयां लेते रहेंगे, मैनेजर इधर उधर होगा, बैठ जाएंगे बातें करने में। ये सुपरवाइजर को या प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि उनको सुस्ती से ना करने दे। नॉर्मली होता है ना, ठेके पे घर बनवाते हैं या दिहाड़ी पे घर बनवाते हैं, तो ठेके वाला लेबर ना ऐसे स्पीड में चलता है, लेकिन जो दिहाड़ी वाला लेबर है वो बड़ा स्लो स्लो काम करता है। हमें काम करवाना है उससे, और ये काम करवाना जिम्मेदारी किसकी है? प्रोडक्शन मैनेजर की। अगर उसने ज्यादा टाइम दिलवा दिया तो हम बोलेंगे, और अगर उसने एफिशिएंसी इंप्रूव करवा दी, एफिशिएंसी मतलब कि जितने वक्त में काम होना चाहिए था उससे कम वक्त में काम हुआ है, तो एक्चुअल कितना टाइम लिया गया और स्टैंडर्ड कितना टाइम लेना चाहिए था, सही है? अगर एक्चुअल टाइम उसने कम लिया है तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर मानी जाएगी। अगर उसने ज्यादा टाइम ले लिया उसी काम के लिए तो हम बोलेंगे उसकी एफिशिएंसी सफर की है, उसकी पुअर एफिशिएंसी है। ठीक है, ये रेशियोज हम पढ़ेंगे बाद में। प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है उसे काम निकलवाना, और हमने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बैठ के अगर इस बात को तय किया है कि भाई इतने में तो बन जाना चाहिए, और उसने कहा ठीक है सर मैं 15 मिनट में यूनिट बनवा लूंगा, या इसके लिए मुझे 2 घंटे एक यूनिट के दे दे, मैं 2 घंटे में काम कर लूंगा। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको 2 घंटे में वो काम करवाऊं या उससे कम में करवाऊं। अगर उसने ज्यादा टाइम ले लिया हिसाब मुझे देना पड़ेगा। लेबर का कुछ नहीं, वो तो ऑपरेशनल स्टाफ है, वो तो अपनी दिहाड़ी लेकर निकल जाएगा, उसको सुनाने का क्या फायदा? आप उसको सुना सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट उससे ताल्लुक नहीं रखती, सीनियर मैनेजमेंट बीच में आपको पकड़ेगी क्योंकि डेलीगेटेड है, जिम्मेदारी आपकी है। दूसरा, लेबर को पैसे कितने देने हैं? अब लेबर को अपॉइंट करना तो मेरा काम नहीं है, बंदों को लाऊंगा तो मैं नहीं, तो हमारा जो एचआर है रेट निगोशिएट उसने करना है, पैसों की बात उसने करनी है। तो मैं अपने मैनेजर को भी कहूंगा कि सर काम की बात मुझसे कर लें, पैसों की बात आप उससे कर लें। अब गड़बड़ कहां होती है? नुकसान तो कंपनी को ओवरऑल होगा, लेकिन जो मेरे जिम्मे में है वो मुझे बोलिएगा, जो उसके जिम्मे में है वो उसको बोलिएगा। इजी। स्टैंडर्ड जब सेट किए जाते हैं तो जिस तरह किसी गेम के अंदर डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं कि आप इजी मोड खेल रहे हैं, मॉडरेट मोड खेल रहे हैं या हार्ड लेवल है, उस तरीके से स्टैंडर्ड के भी डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को या अपनी मैनेजमेंट को जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किस लेवल की डिफिकल्टी फेस करवाती है, ये हर मैनेजमेंट का अलग अलग स्टाइल हो सकता है। 4 तरह के होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है करंट लेवल। जितना मैनेजमेंट ऑलरेडी अचीव कर रही है मैं अगला टारगेट भी उतना ही दूं, तो पिछले टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आए अगले टेस्ट के लिए भी उतना ही टारगेट दूं। पिछले मैच में आप जितना स्कोर कर चुके हैं मैं उतने ही स्कोर का टारगेट दूं, तो आप बोलेंगे ये तो मैं कर चुका हूं। अगर आप वैसे ही 8% वेस्टेज पे चल रहे हैं और अगले महीने के लिए अगले साल के लिए भी मैं आपको दूं कि 8% वेस्टेज करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट लेवल। इसमें डिफिकल्टी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये वो लेवल है जो आप पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसमें कोई मोटिवेशन भी नहीं होगी, लेकिन मैनेजर बोलेगा भाड़ में जाए मोटिवेशन, जिंदगी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मुझे टारगेट आसान चाहिए। ठीक है, एक होता है करंट लेवल। सो दिस इज द लेवल द मैनेजमेंट इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एट। तो आइडल टाइम कितने फीसद जा रहा है, वेस्टेज कितने फीसद जा रही है, उतने ही लेवल पर रखी जाएंगी। 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, वही यूनिट्स। मैं इसको और इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा,
इससे भी हल्का होता है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल मतलब बिल्कुल इजी मोड, जो पहले पहले सेट किया गया था। मिसाल, जब मैंने पहली बार प्रोडक्शन शुरू की थी और मैंने 10% का आइडियल टाइम, 10% का नॉर्मल लॉस, एक यूनिट में 5 यूनिट्स, 1 घंटे में 5 यूनिट्स बनाने का टारगेट दिया था, वो बेसिक था। और अगर मैं वही बेसिक वाला भी दूं तो उसको हम बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सो दीज आर स्टैंडर्ड्स दैट वर ओरिजिनली सेट। तीसरा होता है अटेनेबल लेवल। ठीक है, तीसरा होता है अटेनेबल लेवल। अटेनेबल लेवल में हम क्या करते हैं, अपने करंट स्टैंडर्ड में थोड़ी डिफिकल्टी ऐड कर देते हैं कि प्रीवियस मंथ में आपने 8% वेस्टेज किया था ना, अब उसको 7.5% पे लेके आए या 7% पे लेके आए। ठीक है, पिछले महीने में आपने एक यूनिट के ऊपर 20 मिनट लगाए थे ना, अब उसको 19.5 मिनट लेके आए या 19 मिनट पे लेके आए। तो मैं उसकी एफिशिएंसी, मैं उसका आइडियल टाइम कम करने की कोशिश करूंगा, मैं उसका नॉर्मल लॉस या वेस्टेज कम करने की कोशिश करूंगा, बट आई विल ट्राई टू इंप्रूव सम, लेकिन अटेनेबल लेवल होना चाहिए, नॉट टू हार्ड टू अटेम्प्ट, एक मुनासिब लेवल होना चाहिए। So we'll be adding some improvements in current level। और सबसे टफ होता है आइडियल लेवल। आइडियल वो होता है जो मैनेजमेंट चाहती है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद एम्प्लॉय कभी हासिल ना कर सके। सो है देयर विल बी नो अलाउंस फॉर वेस्टेज। आइडियल टाइम भी 0 होना चाहिए, लॉस भी 0 होना चाहिए, 1 घंटे में जितने यूनिट्स बनने चाहिए थे उतने ही बनने चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दूंगा कि कुछ मटेरियल वेस्ट होगा, कुछ घंटे वेस्ट होंगे, कभी मशीन में ब्रेकडाउन भी आएगा, ब्रेकडाउन भी 0। अगर मैंने ये रख दिया ना, मेरा स्टाफ बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएगा, वो कभी भी इसको हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। नॉर्मल बेहतर क्या होगा कि कोई मैनेजमेंट इसको अटेनेबल लेवल पे रखे या करंट लेवल पे रखे, सेंस बनता है। बेसिक पे रखना बहुत इजी हो जाएगा, आइडियल पे रखना टू टफ हो जाएगा। अल्टीमेटली दोनों सूरतों में मोटिवेशन नहीं होगी। सही है, तो या तो हम उसको करंट पे रख सकते हैं या तो हम उसको अटेनेबल लेवल पे रख सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या यूज करती है वो मैनेजमेंट की मर्जी है। अच्छा, जब हम लेबर की बात करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट वेरिएंस की, तो इसमें रेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, हम रखते हैं पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट। फॉर्मूला बना सकते हो, क्या होना चाहिए? बजटेड यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, लिख सकता हूं ऐसा, और एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगाया गया है? नहीं। बजटेड को तो वही, अगर आपके पास पेन होगी ना उसको ऐसे काट देना, अगर पेपर पे लिखने की इजाजत होती ना, सही है, तो ऐसे काट दो जैसे एग्जामिनर ने दिया ही नहीं। बजटेड को हमने इन वेरिएंसेस के अंदर यूज करना ही नहीं है। हम ये रखेंगे कि जो एक्चुअल यूनिट्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनको बनाने में कितना खर्चा आना चाहिए था। उस खर्चे में दोनों चीजें शामिल होंगी, टाइम भी और रेट भी, क्योंकि मैं अभी दोनों की परफॉर्मेंस मिक्स कर रहा हूं। तो हम क्या रखेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन, जो यूनिट्स बनाए गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय
standard labor cost per unit. This is per unit. Therefore, includes both time and rate. तो एक्चुअल यूनिट जो बनाए गए हैं उनका खर्चा इतना आना चाहिए था वर्सेस कि एक्चुअली लेबर को कितना पे किया गया है। अगर खर्चा आना चाहिए था बिल्फर्स 35 लाख और आया है 34 लाख तो फायदा। अगर आना चाहिए था 35 लाख और आया है 36 लाख तो एडवर्स। इसमें कुछ बच्चे इसको प्लस माइनस से करने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट सजेस्ट प्लीज सही कि अगर पॉजिटिव में आंसर आए तो फेवरेबल होगा, नेगेटिव में आए तो एडवर्स होगा। आप उसको घुमा सकते हैं ना। मिसाल किसी ने एक्चुअल पहले रख दिया और स्टैंडर्ड बाद में रख दिया तो ऐसा रट्टा मारने की जरूरत ही कोई नहीं है। थोड़ा दिमाग एक्टिव रखना है एग्जाम के दौरान। हम खुद देख सकते हैं कि खर्चा ज्यादा आ गया तो नुकसान और इनकम ज्यादा आ गई तो फायदा। क्योंकि हम वैसे हमारे पास कुछ दौर पहले इनकम के वेरिएंसेस भी होते थे जो कि डिलीट हो गए, सेल्स वेरिएंसेस भी होते थे, तो वहां पे बच्चा परेशान हो, वहां पॉजिटिव आ रहा है तो फायदा करें, यहां पॉजिटिव हो रहा है तो नुकसान। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको हम मजीद तोड़ते हैं। ये जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस तोड़ किस में सकते हैं? एक हम इसको तोड़ते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का मकसद कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगे हैं। बना फॉर्मूला। कितने घंटे लगने चाहिए थे उसके लिए हम क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड में एक ख्वाब होता है, एक हकीकत। तो हकीकत हम रख रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन। यस कि एक्चुअल यूनिट्स जो बनाए गए हैं, मिसाल पिछले सवाल में हमने कितने बनाए थे? 15,800। तो 15,800 यूनिट्स बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितना टाइम लगना चाहिए था। मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से। इजी हो गया। बिल्कुल अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर को अलाउ करते थे तो 2.5 घंटे लगने चाहिए थे एक यूनिट बनाने में, और 15,800 यूनिट्स बनाए गए हैं। 15,000 बनने चाहिए थे, उसकी तो बात ही छोड़ दें। तो 15,800 यूनिट्स बनाने में अगर हर यूनिट में 2.5 घंटे लगते थे तो इसमें कितने लगने चाहिए थे? 39,500। यह है एक ख्वाब, एक हकीकत कि 39,500 घंटे लगने चाहिए थे। और कंपेयर करेंगे बट एक्चुअली टुक कितने भी आवर्स। सही है। मिसाल में अगर आपको बता दूं कि हमने 40,000 घंटे की पेमेंट की है या 40,000 घंटे काम करवाया है, तो सही हो जाएगा कंपैरिजन। ठीक है। तो 500 घंटे इनएफिशिएंट गए हैं, एडवर्स गए हैं, लेकिन वेरिएंस इज अ फाइनेंशियल मेजर। ठीक हो गया। तो पहले हम ये डिफरेंस निकालेंगे आवर्स के अंदर और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, क्योंकि मुझे ये तो पता था ना भाई, फर्स्ट हमने लेबर को शुरू में ही कह दिया था कि हम आपको 80 रुपया फी घंटा देंगे। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको पता था कि 1 घंटे का काम 80 रुपए का है, और उसने किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा लिया। बट टाइम ज्यादा लगे मसला नहीं है, चीज खराब नहीं होनी चाहिए। उसने टाइम लगवा लिया, उसने 500 घंटे एक्स्ट्रा लगवा लिए, 80 रुपए के हिसाब से करीबन 40,000 रुपए का नुकसान उसने कर दिया। लेकिन बाद में अगर उसको पता चलता है कि लेबर को कोई 125 रुपए के हिसाब से पे किया हुआ है, तो ये बोलेगा मुझे तो नहीं पता था, वो तो एचआर वालों से बात करें। तो हम इसको जिम्मेदार स्टैंडर्ड का ठहरा सकते हैं, एक्चुअल रेट का जिम्मेदार हम इसको नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, कि एक्चुअल जो यूनिट्स बनाए गए हैं उस पर टाइम कितना लगना चाहिए था और एक्चुअली कितने घंटे लगे हैं। ये घंटे आपने कौन से यूज करने हैं, आवर्स वर्क्ड। एफिशिएंसी की बात करें ना, एफिशिएंसी में पैसों की पेमेंट की बात नहीं की जाएगी कि कितने घंटों की पेमेंट दी गई है, आवर्स वर्क्ड। तो अगर एग्जाम क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया जाता है कि इतने घंटों की पेमेंट की गई थी और इतने घंटे काम किया गया था, यहां पे कौन सा लिखेंगे, जितने घंटे काम किया गया था। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। अब बात कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे हैं कि नहीं होगी। अब ये होगा कि एक्चुअल आवर्स जितने की पेमेंट की गई है उसकी पेमेंट होनी कितनी चाहिए थी। सही है, एक्चुअल घंटे जितने की पेमेंट आप कर रहे हैं उसकी पेमेंट स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से होनी कितनी चाहिए थी। तो हम रखेंगे एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। मुनासिब बात है कि 40,000 घंटों की पेमेंट होनी कितनी चाहिए थी, वर्सेस एक्चुअली पे किए कितने गए हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम उसका डेटा हम पहला वाला ही लेते हैं। उस डेटा में हम क्या ले लेते हैं कि हमारी बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी, 15,000, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी, 15,800 यूनिट्स की। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट स्टैंडर्ड में हमें गिवन है कि 1 यूनिट पे 2.5 घंटे लगने चाहिए थे और 80 रुपए फी घंटा पेमेंट होनी चाहिए थी, तो ये 200 रुपए। फिर हमें देता है लेबर actually worked and was paid for 40,000 hours and amount of 40,000 घंटे के कितने बनेंगे 80 रुपए के हिसाब से 32 लाख। लेट्स से हमने इनको दिए हैं 31,60,000 रुपए। सही है। अच्छा, अब हम ओवरऑल कंपनी को लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअली यूनिट्स बनाए कितने गए हैं 15,800 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट पे हमारा खर्चा आना कितना चाहिए था 200।
तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 3,100,000 क्लियर हो गया? यूनिट्स बनाए गए हैं 15,800, हर यूनिट पे खर्चा आना चाहिए था 200 रुपए, उस हिसाब से 31,60,000 3,160,000 रुपीज की पेमेंट होनी चाहिए थी, और पेमेंट की कितनी गई है? 3,160,000। वेरिएंस कितना है? ठीक है, मैं तो यार बेहतरीन, दोनों मेरे शेयर सही काम कर दिया, मेरा वेरिएंस ही नहीं आने दिया। लेकिन पता तो करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक का नुकसान दूसरे ने भरा है, या वाकई में दोनों ने नुकसान नहीं किया। डेटा को मजीद खोल के देखते हैं। अच्छा, तो हमने इस लेबर कॉस्ट को तकसीम किया एफिशिएंसी में। पहले एफिशिएंसी देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की गई है? 15,800 यूनिट्स की, और फी यूनिट, पर यूनिट टाइम कितना अलाउ किया गया था? 2.5 घंटे। तो 15,800 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 39,500 घंटे लगने चाहिए थे। यहां पर रखा 39,500, जबकि लेबर से काम करवाया कितने घंटे गया है? तो प्रोडक्शन मैनेजर ने काम तो मजे वाला नहीं किया। 39,500 घंटे का काम उसने 40,000 घंटों में करवाया है, उसने 500 घंटे तो ज्यादा इनएफिशिएंट निकलवाए हैं। और पता है एक घंटा था कितने का? 80 रुपए का। तो हमने ये रखा 500 घंटे का एडवांस दिया उसने, मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए का एक घंटा था, तो इसने हमारा 40,000 रुपए का नुकसान करवा दिया। पहले भाग रहा था, बचत हो गई, कोई नहीं, जीरो है, चलो चलो चलो। हमने कहा नहीं, चलो चलो नहीं, देखते हैं एक बार। और पता चला कि इसने 40,000 रुपए हमारा नुकसान करवाया। चमाटी नहीं करानी, सही है, जिस तरह लद्दाख में करवाए गए थे इंडिया वालों को, वैसा नहीं करना। हमने उनसे पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। अगर वो हमें जस्टिफाई कर जाता है कि किसी वजह से, सही है, किसी वजह से हमने ये कॉस्ट में इंक्रीमेंट किया है, तो हम शायद उसका रीजन एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा टाइट जरूर किया जाएगा, ऐसे छोड़ दिया नहीं जाएगा कि लेबर से मजे से काम करवाता रहे। अच्छा, इसने 40,000 रुपए का नुकसान किया। दूसरा देखते हैं लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअली कितने घंटे की पेमेंट की गई है? यहां पर मैंने आइडल टाइम का हिसाब किताब डाला ही नहीं है। मैंने कहा कि काम भी 40,000 घंटे किया था और पेमेंट भी 40,000 घंटों की हुई है, तो 40,000 घंटे एक्चुअली पेमेंट हुई है, मल्टीप्लाई बाय एक घंटे की पेमेंट होनी कितनी चाहिए थी? 80 रुपए। तो इस हिसाब से 40,000 घंटों की पेमेंट कितनी बनती थी? 32 लाख रुपए। और लेबर को दिए कितने गए हैं? 31,60,000 रुपए। इसने 40,000 रुपए हमारे बचा लिए। तो एक ने 40,000 रुपए का फेवरेबल दिया, एक ने 40 का एडवांस दिया, नेट इंपैक्ट 0 आ गया। क्लियर? तो एफिशिएंसी गलत गई है, जबकि एचआर ने अच्छा काम किया कि शायद इन्होंने जो मार्जिन रखा था कि हम इनसे ओवरटाइम करवाएंगे, इन्होंने शायद ओवरटाइम में कवर कर लिया है। किसी तरीके से उन्होंने हमारे रेट में बचत किया, नेगोशिएशन अच्छी कर ली, हमसे 80 रुपए अप्रूव करवा के गए थे, लेबर यूनियन से मिलकर बात की, टर्म्स दिए, उन्होंने कम पैसों में एग्री कर लिया। शाबाशी मिलनी चाहिए ना। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया? आवर्स पेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय एक रेट की पेमेंट होनी चाहिए थी 80 रुपए, तो खर्चा आना चाहिए था 32 लाख रुपए। बट एक्चुअली पेड 31,60,000, 3,160,000। ये भाईजान ने फेवरेबल दिलवा दिया। इजी, जितना समझ में आ रहा है एब्जॉर्ब करते चलो, नहीं समझ में आया फौरन पूछ लेना, ठीक है। अभी हम इसको टाइम देंगे वेरिएंसेस को अच्छा खासा। क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, उसमें
एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरियस वेरिएंसेस के नाम से लिखा हुआ है, पेंसिल बनी हुई है बराबर में, क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रे बैकग्राउंड के साथ। यस, इसमें यू कैन सी अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स वन प्रोडक्ट ओनली, और प्रोडक्ट का नाम है द थिंग। मिला? इसमें दो मटेरियल्स हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। जितने मटेरियल्स होंगे उतनी बार उनके वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे। तो मटेरियल ए का टोटल वेरिएंस, मटेरियल बी का टोटल वेरिएंस, मटेरियल ए का यूजेज, बी का यूजेज, ए का रेट, बी का रेट, 6 वेरिएंसेस इनके कैलकुलेट हो जाएंगे। स्टैंडर्ड गिवन है, तो 10 किलोग्राम लगने चाहिए थे ए के 20 रुपए के हिसाब से, 5 लीटर लगने चाहिए थे बी के 6 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद लेबर का भी दे दिया है, 5 घंटे लगने चाहिए थे 6 रुपए के हिसाब से। द फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडेड इज बेस्ड ऑन मंथली आउटपुट। अच्छा, ये फिक्स्ड वेरिएंसेस अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अभी तक हमने 2 वेरिएंसेस किए, कौन से? मटेरियल के वेरिएंसेस और लेबर के वेरिएंसेस। तो इसमें से आप 6 वेरिएंसेस, इनफैक्ट 9 वेरिएंसेस निकाल सकते हैं ना, 3 वेरिएंसेस ईच के, 3 चीजें हैं, 2 मटेरियल एक लेबर। एक्चुअली हुआ क्या है, ड्यूरिंग अप्रैल द एक्चुअल रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। एक्चुअली बनाए गए थे 800 यूनिट्स, हालांकि ऊपर बात की गई थी कि सोचे गए थे 900 यूनिट्स, लेकिन 900 यूनिट्स हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। 800 यूनिट्स बनाए गए थे। मटेरियल ए के 7,800 किलोग्राम इस्तेमाल किए गए थे, जिसका खर्चा 1,59,900 था, 1,59,900 था। मटेरियल बी के 4,300 लीटर इस्तेमाल किए गए थे, जिसका खर्चा 23,650 था। लेबर को 4,200 घंटे काम करवाया गया था, जिसकी पेमेंट 24,150 करवाई गई थी। ठीक है, तो हम टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे 3, देन 2 वेरिएंस अलग अलग तोड़ देंगे। हो जाएगा आपसे? गुड है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। इसके बैक पे भी एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट वो भी पेंसिल के साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। इसके भी मटेरियल और वेजेस के वेरिएंसेस आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, मटेरियल एंड लेबर के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपसे हो जाएंगे तो आपको भी मोटिवेशन होगी, मुझे भी खुशी होगी, ताकि मैं और स्पीड से आगे बढ़ूंगा। अगर आप यहां फंस रहे हैं तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।